Ready? Good morning, everyone. Thank you so much for joining in live. Good morning, everyone. Thank you so much for joining in live. Requesting everyone to just ping on the chat box whether my screen is visible or not and my voice is clearly audible or not. Requesting everyone to just ping over the chat box. Thank you, everyone, for joining in live. Good morning, everyone. Settle down. Settle down. अपने अपने पेपर्स जो चेक हो गए हैं वो प्लीज ले लो। रवीना, तुम्हारा भी हुआ है, तुम्हारा भी कुछ पेपर्स चेक हुए हैं, सबके कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े मैंने, तुम्हारा भी चेक हुआ है यश। कि तुम्हारे कीवर्ड्स अच्छे हैं, तुम्हारा राइटिंग अच्छा है, कंटेंट सही है, जस्ट ऐड केस लॉस एग्जाम्पल्स, दैट्स ऑल। महक, श्रेया और कौशिक, के से नाम है, क्या नाम है? केशव। केशव के आंसर्स अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है, बस अपने आंसर्स में केस लॉस और एग्जाम्पल्स ऐड कर दो तो बिल्कुल। रमीना, तुम्हारे आंसर्स भी अच्छे हैं, जितना लिखती हो अच्छा लिखती हो। कुछ इनकम्प्लीट आंसर्स भी हैं इंडेमनिटी वगैरह के, वो कंप्लीट करो और केस लॉस ऐड कर लो, एग्जाम्पल्स ऐड कर लो, अदरवाइज गुड। महक, गुड, वेरी नाइस। ये आज का है, मतलब कल का, 15 तारीख का, ठीक है, ओके। जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं वो तुम मेरे को वापस दे रहे हो कि कर दोगे अपने फ्रेंड्स को डिस्ट्रीब्यूट? किसके? कबीर का रख लिया, ठीक है, हाँ, जिसको तुम जानते हो उसका रख लो। ये शायद कबीर का ही एक और है, नहीं कबीर का, कबीर का महक को दे दो। एनीबडी एल्स फॉर यस्टरडे हरिओम पेपर? हरिओम कम लिख रहे हो तुम, कंटेंट कम है तुम्हारा, कंटेंट। यशदीप, तुम भी जो लिखते हो अच्छा लिखते हो, बट इट्स इनकम्प्लीट, स्टिल इट्स इनकम्प्लीट बिकॉज ना केस लॉज है, ना एग्जाम्पल्स है, और ना प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन इज पुअर। देना जरा, कौन कौन नहीं है ये अभी रख लो अपने पास। अच्छा, चार्ली, अजान वगैरह, तो अजान आएगा यश, तो ये अपने पास रख लो, जब मेरे को क्लास में जाऊंगी तो ले लूँ। चार्ली का दे दो, डिवाइड कर लो अपने आपस में। अब नाउ आई स्टिल हैव लेफ्ट विथ फ्यू पेपर्स जो मैं आराम से दे दूंगी तुम्हें कल परसों। एंड अच्छा भैया, कल से भी इनकी क्लास इधर ही होगी ना, लाइव मॉर्निंग क्लास इधर ही होगी ना, तो मैं यहाँ पे देने आ जाऊंगी, क्योंकि कल से आई विल नॉट बी कमिंग अप, सम अदर एक्सपर्ट विल बी कमिंग अप ना फ्रॉम टुमारो। नहीं, आई हैव अ ऑल्टरनेटिव क्लास। हाँ, ये दे दो मुझे, इसका व्यक्ति का नाम नहीं है, पता नहीं, रैंडम इंसान है, बट अच्छा भी नहीं लिखा है, आई डोंट नॉट लाइक इट, इनकम्प्लीट है। हाँ हाँ हाँ, क्वेश्चन और आंसर तो आएगा। हाँ, चेकिंग के लिए मेरे को दे देना, आई चेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, हरिओम सेल्स, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का कंडीशन एंड वारंटी, नहीं डिलीवरी वाला है ये, और ये कौन सा है? हाँ, ये अब देखो, इतने में बेटा 2 नंबर भी नहीं मिलेगा। तो 15 मिनट में तुम एक पेज लिख पाते हो? तो 2 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है? मैं 15 मिनट्स ना, क्या है ये? हैदर, हैदर है, हैदर, हैदर का तुम रख लो। हाँ, अभी सब लोग आएंगे, रख लो, जब तक लास्ट में दे देना मेरे को। देखो, आई टेल यू, एक बार तुम महक की कॉपी, श्रेया की कॉपी, केशव की कॉपी रेफर करो, और बट इनकी कॉपी में भी केस लॉस और एग्जाम्पल्स ऐड करोगे तो इनका आंसर 10 आउट ऑफ 10 की कैटेगरी में आएगा। प्रेजेंटेशन गुड, कीवर्ड्स अंडरलाइन गुड, किस तरीके से फ्लो होगा गुड, बट सेक्शन लिख रही हो गुड, बट एग्जाम्पल्स नहीं है एंड केस लॉस नहीं है, ठीक है? चल, आई थिंक वील, हाँ बिल्कुल जैसा तुमने लिखा है ना वैसे लिखना,
बस इसमें क्या ऐड करोगे, एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ, हम्म, एक में करेक्ट। हाँ हाँ, नहीं उधर से स्टार्ट नहीं करने का है। अजान किसी किसी पेपर में तो अच्छा है लिखा है, किसी किसी पेपर में इनकम्प्लीट है। हैदर इनकम्प्लीट, मतलब आंसर इज इनकम्प्लीट। Still few papers are left with me. Still few papers are left with me. I'll revert tomorrow. मैं ये सोच रही हूँ कि बीच में हफ्ते में एक सेशन रख लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग का फॉर्मेट, कितने नंबर में कितना लिखना है, कितने नंबर में कितना लिखना है, कितने पेजेस भरना है, और एक सैंपल कॉपी सी वाली अपन यूज करेंगे, जो तुम यूज करते हो ना, सैंपल कॉपी सी वाली। तो मैं लिख के बताऊंगी कि 2 नंबर में इतना, 6 नंबर में इतना, 10 नंबर में इतना, और नंबर वाइज पेपर कितने भरने हैं और उसका प्रेजेंटेशन क्या होगा। तो मतलब एक क्वेश्चन को डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबरिंग में कैसे लिखना है, बराबर, ठीक है। ठीक है, ओके। हर क्वेश्चन में बेटा कितना पॉसिबल ही नहीं है, तो और टाइम ही नहीं बचा अपने पास इतना। हाँ ठीक है, ठीक है। हैदर वापस ला के देना मेरे को, नॉट अप टू द मार्क। चले, वही मैंने ऊपर कमेंट डाला होगा, देख लेना कमेंट क्या है। केस लॉ का ना, हाँ तो डाल दो केस लॉ। बाकी तो प्रेजेंटेशन इज गुड, तुम्हारा भी गुड। आजान इंप्रूव हो रहा है, आजान के कुछ पेपर्स में तो मैंने अच्छा लिखा है, कुछ में मैंने कमेंट डाले हैं, वो कमेंट पढ़ लेना। यश का भी ठीक है, कुछ पेपर्स में मैंने कमेंट डाले, कुछ इनकम्प्लीट आंसर्स थे। आई वॉज नॉट, क्या वो तो आधे पेज का आंसर में कम खत्म हो गया, क्या मार्क्स दूँ उसमें, कोई मार्क्स देने लायक ही नहीं था वो। पेपर देखो ना कौन सा, मतलब मुझे ऐसे, अरे बेटा इसमें बंच में देखो, यश का पेपर, अरे आई हैव चेक्ड इट, कम ऑन, आई हैव चेक्ड इट, मैंने चेक किया है तुम्हारा पेपर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो गाइस, चलो, हाँ हाँ यश का ही है, यश का ही है। हाँ मैंने खुद पेपर चेक किया ना आज, मुझे पता है। चले, चले, बताओ मेरे को लाके बताओ, ऐसे मेरे को याद नहीं कितने पेज लिखे तुमने। हाँ बट उसके बाद जो तुम्हारा इंप्रूवमेंट है ठीक है, बट ये वाला मेरे को पेपर अच्छा नहीं। अच्छा फर्स्ट डे के हिसाब से फिर ठीक है। देखो, अच्छा ये वो वाले थे, ठीक है, मतलब बाद में इंप्रूवमेंट हुआ है। देखो इफ इट वुड हैव बीन अ 5 मार्कर आंसर और 2 मार्कर आंसर, सब फुल मिलता। बट अगर ये 6 या 10 नंबर होता तो तुम्हें इसे और बढ़ाना होता विथ केस लॉस। यस, बड़ा अच्छा लिखा है, प्रेजेंटेशन अच्छा है तुम्हारा। ये बेलमेंट में तो आई वुड हैव गिवन यू, लाइक इट्स गुड, इट्स गुड, लाइक 10 में से 10 भी मिल सकता था अगर केस लॉ इसमें 1-2 आ जाते तो, ठीक है। बट प्रेजेंटेशन राइटिंग गुड। तुम कितने टाइम में लिख पाते हो एक आंसर, दोनों, एक और फिर 15 मिनट में एक, ठीक है। हम लोग टाइम मैनेजमेंट भी डिवाइड करेंगे। सैंपल पेपर में हम लोग ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, मतलब 2 नंबर में कितना टाइम दोगे, 10 नंबर में कितना टाइम दोगे, और अपना 3 घंटे कैसे डिवाइड करोगे, ठीक है। तनु कलेक्ट योर कॉपी फ्रॉम हियर, ये फ्रॉम हियर, चलो, ओके देन आई थिंक वील स्टार्ट।
Okay. Coming up to the Mila? Tanu good. Tanu is also good in writing. बस केस लॉज एंड एग्जाम्पल्स ऐड करो. पेपर अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी अच्छा है उसका. फ्यू पीपल आर मतलब रियली वेरी अप टू द मार्क. एंड मेरे को नहीं, देखो मतलब आई एम जस्ट नॉट सेइंग इट, बट व्हेन इट कम्स टू प्रेजेंटेशन ना, तो मेरे को केशव ऐसा दिखा जिसका प्रेजेंटेशन लड़कों में बहुत अच्छा है, वेरी फाइन. जैसे बिल्कुल जैसे लड़कियों की कॉपी की होती है, बिल्कुल फाइन होती है, सीधा लिखती है, स्ट्रेट लिखती है, लाइन सीधी है तो लाइन सीधी है. नहीं नहीं, बट आई एम टेलिंग यू, लड़कों में मैं बहुत कम देखती हूँ, लड़कों में मैं बहुत कम देखती हूँ ऐसा कि बड़ा सीधा लिखा है, स्ट्रेट है, कुछ टेढ़ा नहीं है. चले 15 मिनट्स चले, चलिए. ओके, लास्ट लेक्चर ऑफ टुडेज सेशन for soga today's last lecture. We'll be completing with the suit for breach of the contract and miscellaneous today. कल कौन नहीं, कल यश नहीं आया था, राइट? यश we completed with coming up. यश we completed with unpaid seller. We also completed with 31 to 44, that is performance. ठीक है? Yes please. बोलो. अच्छा, तो जो नहीं आए थे वो कल का लेक्चर देख लेना, क्योंकि कल हमने ऑलमोस्ट सोगा में हम सारे सेक्शंस लर्न कर चुके हैं, राइट? सोगा में हम ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस लर्न कर चुके हैं. चलिए, अब आता है सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब इसका मतलब ये है कि अगर ब्रीच हो जाए, क्या हो जाए? अगर ब्रीच हो जाए, ब्रीच का मतलब क्या है? ब्रीच का मतलब क्या है? ओके, खत्म कर देना. खत्म नहीं कर देना, मतलब दो पार्टी का परफॉर्मेंस करने का था और उसमें से वन ऑफ द पार्टीज या बोथ द पार्टीज ने परफॉर्मेंस अपना नहीं करा. सही बात है. तुम क्या कर रहे हो? चले, तो तुम देख के क्यों लिख रहे हो? अच्छा, कोई ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, टेक योर टाइम. सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. चलिए, अब आता है सूट फॉर प्राइस. सूट फॉर प्राइस पहला आएगा 55 to 61. 55 to 61. डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, पहले उसने एक्सेप्ट नहीं करा, उसके डैमेजेस. 57 में डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी. देन 58 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, 58 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. 59 में रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, रेमेडी. 60 में रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड 61 में इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस. लर्न करें पहले, फिर अपन कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. पहले बेयर एक्ट को लर्न कर लेते हैं, फिर कॉन्सेप्ट पे जाएंगे. टेक योर कॉपी फ्रॉम देयर. हो रही उसके पास. श्रेया गुड, अच्छा लिखती हो तुम, बस केस लॉज ऐड कर लेना, अदरवाइज गुड. चलिए गाइस, चलो 55 में क्या है? सूट फॉर प्राइस. हमने क्या लर्न किया था? 5 नंबर इज फॉर प्राइस, 5 नंबर इज फॉर मनी. तो 55 सूट फॉर प्राइस. अब 56 में पहले उसने क्या नहीं किया? एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो डैमेजेस किसके? नॉन एक्सेप्टेंस के. फिर उसने क्या किया? डिलीवरी नहीं ली. पहले उसने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उसने डिलीवरी नहीं ली, तो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी. 58 में क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. क्या है? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस. 59 में रेमेडी है फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. याद रखिएगा, कंडीशन के साथ मत मिक्स करिएगा. रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी. देन 60 में रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट एंड इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस. तो 61 स्पेशल है क्योंकि वो किसकी बात करता है? इंटरेस्ट की बात करता है, बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस. चलिए 55 किसकी बात है? सूट फॉर प्राइस. 61 जो है वो स्पेशल है. किस चीज में स्पेशल है? क्योंकि वो किस बात करता है? वो इंटरेस्ट की बात करता है, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस. ठीक है, अब 56 में याद रखिएगा, देखिए 59 और 56 आर की बात करते हैं. तो 56 में पहले डैमेजेस किसके?
नॉन एक्सेप्टेंस के। तो 57 में डैमेजेस किसके, नॉन डिलीवरी के। 58 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। 59 में रेमेडी किसकी, ब्रीच ऑफ वारंटी। तो 60 में रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंड 61 में इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस। चले लर्न करें फटाफट, चलिए। 55 क्या है, प्राइस, सूट फॉर प्राइस। तो 61 में क्या था, इंटरेस्ट ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस। 56 डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। तो 57 में डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, ठीक है। 55, 56, 57, 58 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो 59, 60 किसकी बात करते हैं, आर की बात करते हैं। तो 59 किसकी बात करता है, रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी नॉट कंडीशन। तो 60 किसकी बात करता है, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। चले चलिए, सूट फॉर प्राइस 55 क्या है, सूट फॉर प्राइस। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी, where under the contract of sale the property in the goods has passed to the buyer, the property in the goods has passed to the buyer, property in the goods has been passed to the buyer, and the buyer wrongfully neglects or refuses to pay for the goods according to the terms of the contract, the seller may sue him for the price of good। समझिएगा, समझिएगा, जब एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ, जो प्रॉपर्टी, जो गुड्स था, वो बायर के पास चला गया। किसके पास चला गया, बायर के पास ही जाना था जिसने खरीदा है। और बायर निग्लेक्ट करता है, रिफ्यूज करता है कि मेरे को एक्सेप्ट नहीं करना। तो सेलर क्या करेगा, स्यू कर सकता है, किसको, बायर को। किस चीज के लिए, प्राइस के लिए। Where under a contract of sale the price is payable on a day certain irrespective of delivery, मतलब प्राइस तो 20 नवंबर को ही पे करना है। आज डिलीवरी हो सकता है 25 को हो, 31 दिसंबर को हो, बट प्राइस आज ही पे करना है। एंड द बायर wrongfully neglects or refuses to pay such price, the seller may sue him for the price although the property in the goods has not passed and the goods have not been appropriated to the contract। पहले में समझना, प्लीज समझना, यहां पे गुड्स ट्रांसफर हो चुके हैं, यहां पे गुड्स ट्रांसफर नहीं हुई हैं, समझना, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, मेको महक को पेन डिलीवर करने थे। महक कौन है, बायर, मैं कौन हूं, सेलर। मैंने पेन डिलीवर कर दी है, बट महक क्या बोल रही है, रिफ्यूज कर रही है या निग्लेक्ट कर रही है पेमेंट से। तो क्या मैं इसको स्यू कर सकती हूं, हाँ, ठीक है। ये है फर्स्ट क्लॉज। सेकेंड क्लॉज क्या बोलता है कि अगर महक को मेरे को डिलीवरी देनी है 31 दिसंबर को, बट मैंने बोला मैं पेमेंट 20 नवंबर को ही दे दूंगी, और मैं 20 नवंबर को पेमेंट नहीं देती, तो क्या मैं स्यू कर सकती हूँ, क्या वो मेरे को स्यू कर सकती है, हाँ, स्यू कर सकती है। क्योंकि एज पर द कॉन्ट्रैक्ट मेरे को पेमेंट कब देना था, 20 नवंबर को, मैंने नहीं दिया, तो क्या मैं क्या मेरे को महक स्यू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। इवन दो गुड्स ट्रांसफर नहीं हुए हैं। क्लियर, एनी डाउट, कोई डाउट, ठीक है। चलो, मतलब आप गुड्स का प्राइस कब बायर से ले सकते हो और स्यू कर सकते हो, सिंपल सी बात है। अब डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods। मेरे को एक बात बताओ, सेलर और बायर में कौन डिलीवरी करेगा, सेलर करेगा। तो सेलर ने या तो रॉन्गफुली निग्लेक्ट करा है या रिफ्यूज कर दिया डिलीवर करने के लिए गुड्स, किसको, बायर को। तो बायर डैमेजेस के लिए स्यू कर सकता है, सिंपल। ये तो कॉमन सेंस है। जो सेलर है वो डिलीवरी करेगा, सेलर ने डिलीवरी नहीं करी या रॉन्गफुली निग्लेक्ट किया तो बायर उसे स्यू कर सकता है, सिंपल, इजी। चले, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने पढ़ा था बहुत सारी जगह, अब इधर पढ़ते हैं कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब हम क्लेम कर सकते हैं, कब हम सामने वाले को ये बोल सकते हैं कि आपको ये करना पड़ेगा।
हम कोर्ट जा सकते हैं ये बोलने के लिए कि सामने वाले से आप ये कॉन्ट्रैक्ट करवाओ। जैसे मैंने और महक ने कॉन्ट्रैक्ट किया था, कुछ पोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो महक का था महक नहीं कर रही, तो मैं कोर्ट जा सकती हूं ये बोलने के लिए कि महक से आप ये काम करवाओ। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का इस पोर्शन महक से करवाओ, बट कब वो देखते हैं। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 2, ठीक है। इन एनी सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर स्पेसिफिक असर्टेन गुड्स, द कोर्ट कौन करेगा? may if it thinks fit on the application of plaintiff, कौन? मैं। by its decree direct the contract shall be performed specifically, मतलब कोर्ट क्या डायरेक्शन दे सकता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट का पोर्शन महक परफॉर्म करे, ठीक है, विदाउट गिविंग द डिफेंडेंट द ऑप्शन ऑफ रिटेनिंग गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ डैमेजेस। द डिक्री में भी अनकंडीशनल। अच्छा, जब कोर्ट ऑर्डर देती है तो क्या उस डॉक्यूमेंट को बोला जाता है? डिक्री बोला जाता है। जब कोर्ट ऑर्डर देती है तो डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है? डिक्री बोला जाता है। अपॉन सच टर्म्स एंड कंडीशन एज टू डैमेजेस, पेमेंट ऑफ प्राइस और अदरवाइज। या तो वो डिक्री अनकंडीशनल हो सकती है, उसमें कोई भी कंडीशंस ना हो, या वो डिक्री में ये बोला जा सकता है कि इतना डैमेज पे करो, या वो डिक्री में ये बोला जा सकता है कि गुड्स का प्राइस इतना पे करो, ठीक है। द कोर्ट में डीम फिट and the application of plaintiff may be made at any time before the decree। समझिएगा, अगर कोर्ट को आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज हो गई है, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज हो गई है, तुम कहां हो? अच्छा, आपके कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ऐसी चीज हो गई है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट का करना चाहिए, तो आप कहां जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो और क्या बोल सकते हो कि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस सामने वाले से कराओ। बट ये पर्टिकुलर प्रोविजन कहां पर है? स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 को अमेंड करके 1963 हो गया है। अब याद बता रही हूँ, 1963 हो गया है। चैप्टर 2 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, दैट हैज बीन अमेंडेड नाउ। देखो, मैंने महक के लिए कुछ पेन बनाए, मैंने महक के लिए कुछ पेन बनाए। उस पेन की कुछ एसेसरीज महक मेरे को देगी और उसके बाद मैं मैन्युफैक्चरिंग कर सकती हूँ। मतलब वो जो प्लास्टिक है पेन का, वो महक मेरे को देगी और फिर मैं महक को पेन डिलीवर कर सकती हूँ। तो महक अगर अपना परफॉर्मेंस नहीं कर रही है तो मैं अपना कर सकती हूँ क्या? तो मैं कोर्ट जा सकती हूँ ये बोलने के लिए कि महक को बोलो कि वो मुझे प्लास्टिक पहले दे, फिर मैं पेन मैन्युफैक्चरिंग करूंगी, ठीक है, ठीक है। रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ब्रीच ऑफ वारंटी, वारंटी कोलेटरल होता है कि मेन होता है? असेंशियल होता है फॉर द मेन पर्पस ऑफ, कोलेटरल होता है, करेक्ट। अगर मान लो उसका ब्रीच हो जाए तो आपके पास रेमेडी क्या है? आप तुम्हारे फोन्स में, अपने हेडफोन्स में वारंटी होती है कि गारंटी होती है? वारंटी क्या होती है और गारंटी क्या होती है? उल्टा बोल रहे हो तुम। गारंटी वारंटी, एनीबडी? गाय गारंटी वारंटी डिफरेंस? तुम्हारे फोन पे गारंटी, तुम्हारे फोन पे वारंटी, क्या डिफरेंस है? यस, गारंटी में आप चेंज कर देते हो, वारंटी में आप चेंज नहीं कर सकते, आप सिर्फ रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब देखना, वेयर देयर इज अ ब्रीच ऑफ वारंटी बाय फाइल सेलर, पूरा फोन नहीं देंगे? ठीक हो सकता है तो कर देंगे, पूरा फोन नहीं होगा, वापस दे देंगे तुम्हें कि नहीं हो रहा ठीक। और where the buyer elects or is compelled to treat any breach of condition on the part of seller as breach of warranty। अब समझना, the buyer is not by reason only of the breach of warranty entitled to reject the goods।
पहला, but he may set up against the seller the breach of warranty in diminution or extinction of the price or sue the seller for damages for the breach of warranty. अगर मान लो ब्रीच ऑफ वारंटी हो गई है, क्या हो गई है, ब्रीच ऑफ वारंटी हो गई है, तो रेमेडी आपके पास क्या क्या है? सबसे पहली रेमेडी क्या है? आप गुड्स रिजेक्ट कर सकते हो। सबसे पहली रेमेडी क्या है? आप गुड्स रिजेक्ट कर सकते हो। दूसरी रेमेडी क्या है? आप डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। और तीसरी, हाँ तीसरी सेटअप, स्यू तो हो गया ना, रिजेक्ट कर सकते हो, डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हो। तीसरी क्या है? सेटअप अगेंस्ट द सेलर ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ प्राइस। इन द सेंस ये भी हो सकता है कि आप उसे उसकी रिक्विजिट प्राइस ना दो। डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ प्राइस मतलब आप उसकी जो भी रिक्विजिट प्राइस है वो ना दो। The fact that the buyer has set up breach of warranty in diminution extension of price does not prevent him from suing from the same for a breach of warranty if he has suffered further damage। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वो ज्यादा डैमेज भी अगर उसको सफर करता है तो वो क्लेम लगा सकता है। बट मुद्दे की बात सिर्फ 3 है। पहला, रिजेक्ट कर सकते हो, दूसरा स्यू कर सकते हो, तीसरा एक्सटेंशन और डिमिनिशन ऑफ प्राइस। एक्सटेंशन और डिमिनिशन ऑफ प्राइस। चलिए, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देखो एग्जांपल से समझाओ। देखो, बायर ने क्लेम करा है कि सेलर ने ब्रीच ऑफ वारंटी नहीं दी, मेरे को वारंटी जो थी वो ब्रीच हो गई, उसने मुझे नहीं दी। अब एज ए बायर मेरे पास रेमेडी क्या है? एज ए बायर मेरे पास रेमेडी क्या है कि अगर कोई प्राइस उसका बचा हुआ है तो मैं ना दूं, फर्स्ट। और दूसरा, मैं डिमिनिश एक्सटेंशन कर दूं, मतलब इन द सेंस उसका जो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं वारंटी के लिए मैंने प्राइस दिया 100 रुपीज या 200 रुपीज, मान लो प्रोडक्ट 200 रुपीज का है, तो 200 रुपीज में किसी और चीज में उसका क्लेम कर लूं, या मैं बोलूं कि ये वाला प्राइस से रिलेटेड मुझे कुछ और दे दो, मतलब उस प्राइस को कॉम्पेंसेट करने के लिए कोई और मेथोडोलॉजी क्रिएट कर लूं। ठीक है, एक्सटेंशन एंड डिमिनिशन ऑफ प्राइस। एनीथिंग एल्स ऑन दिस? तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में पहला क्या था? 55 सूट फॉर, कौन दे सकता है? सेलर ना। सेलर, अगर मान लो मैं गुड्स देने गई और बायर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, अरे प्राइस कौन देगा मेरे को? बायर देगा ना, तो स्यू कौन करेगा? सेलर करेगा। प्राइस कौन देगा मेरे को? बायर। तो प्राइस अगर मेरे को नहीं मिला तो स्यू कौन करेगा? सेलर। ठीक है, अब 56 में डैमेजेस फॉर, तो 57 में डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। 58 में स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कहाँ आएगा? एक्ट कौन सा ईयर? 1963। 59 में वारंटी। 60 में रेपुडिएशन, RR, रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, वेदर ईदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द डेट ऑफ डिलीवरी, द अदर मे ईदर ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज सबसिस्टिंग and wait till the date of delivery, or he may treat the contract as rescinded and sued for damages for breach। समझ लो, मेरा और अभय का एक कॉन्ट्रैक्ट था। ठीक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट था? अभय मेरे को मिठाई बना के देगा 30 नवंबर को। अभय मेरे को क्या बना के देगा? मिठाई। कॉन्ट्रैक्ट की डेट क्या है? 30 नवंबर। उससे पहले अभय ने वो कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट कर दिया, मतलब हटा दिया कि वो ये काम नहीं करेगा। तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? 2। मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को मान लूं कि हाँ खत्म हो गया है और इसको डैमेजेस को स्यू करूं, या मैं वेट करूं और डिलीवरी के दिन तक का वेट करूं और फिर भी नहीं आया, उसके बाद डैमेजेस पे स्यू करूं। वेट कर रहे हैं ना, वो लिखा हुआ है एक्ट में, देखो
कॉन्ट्रैक्ट है सबसिस्टिंग एंड वेट टिल द डेट ऑफ डिलीवरी, उसको वेट करना है टिल द टाइम कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता। मान लो सुनो, तुम उससे पहले मैं कोर्ट चली गई डैमेजेस के लिए, और तुम बड़े चालाक हो, तुम मेरे को बोलते हो कि मैं तो डिलीवर करने वाला था, मैं तो 30 नवंबर को डिलीवर करता है इनको मिठाई, ये पता नहीं क्यों डैमेजेस लेने आ गए, तो कोर्ट किसको फटकारेगा? मेरे को। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस, इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस। Nothing in this act shall affect the right of the seller or the buyer to recover interest or special damages in any case whereby law interest or special damages may be recoverable, or to recover the money paid where the consideration of payment has to be failed. इस लॉ के अंतर्गत कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो प्रिवेंट करता है सेलर या बायर को डैमेजेस या स्पेशल डैमेजेस क्लेम करने से। सिंपल, इस लॉ के प्रोविजंस में ऐसा कोई भी प्रोविजन नहीं है जो बायर या सेलर को बार्ड करता है फ्रॉम स्पेशल डैमेजेस या डैमेजेस लेने से। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट at such rate as it deemed fit on the amount of price to the seller in a suit by him for the amount of price from the date of tender of goods or from the date of price was payable. कोर्ट आपको इंटरेस्ट भी दे सकता है, बट वो रेट कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट का समझना। सेलर को कैसे मिलेगा? फ्रॉम द डेट ऑफ टेंडर ऑफ गुड्स, जब उसने भेजे हैं, उसने दे दिए हैं गुड्स, और फ्रॉम द डेट ऑफ द प्राइस वॉज पेबल, मतलब जिस दिन से प्राइस पेबल था। अभय वाला एग्जाम्पल याद करना, 20 नवंबर जिस दिन मेरे को प्राइस देना चाहिए था और नहीं दिया, और या जब गुड्स दे दिए थे उस दिन प्राइस देना चाहिए था, नहीं दिया। टू द बायर इन अ सूट बाय हिम फॉर द रिफंड ऑफ प्राइस इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द पार्ट ऑफ सेलर फ्रॉम द डेट ऑन विच द पेमेंट वॉज मेड। देखो सिंपल, सेलर क्या लेगा? सेलर को क्या चाहिए? पैसा। पैसा जिस दिन से नहीं मिला उस दिन से उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। बायर को क्या चाहिए? गुड्स जिस दिन से नहीं मिले उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। और इस प्रोविजन में कोई किसी को प्रिवेंट करता है क्या फ्रॉम टेकिंग डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस? नहीं। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं और हमारा कंप्लीट होगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। 55 सूट फॉर प्राइस कौन क्लेम करेगा? कौन क्लेम करेगा? सेलर। 56 डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। 57 डैमेजेस फॉर, पहले नॉन एक्सेप्टेंस फिर नॉन डिलीवरी, तो नॉन एक्सेप्टेंस, उसके बाद डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। ठीक है, ये हो गया 55, 56, 57, 58 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन से एक्ट के अंदर मिलेगा हमें? एक्ट 1963। 59 और 60 आर वाले हैं। 59 में क्या है? क्या? रेमेडी फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। तो 59 में क्या है? रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट। 61 इंटरेस्ट बाय वे ऑफ डैमेजेस एंड स्पेशल। इंटरेस्ट में सेलर को कब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा? जिस दिन से उसको गुड्स उसने दे दिए और उसका प्राइस ड्यू हो गया। बायर का जिस दिन उसको डिलीवरी मिलनी थी उस दिन से, जिस दिन उसको डिलीवरी मिलनी थी उस दिन से। ठीक है, किसी को कोई डाउट? चलो, एक बार कर ले। सेक्शन 1 क्या बोलता है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। पहली डेट 15 मार्च, सेकेंड डेट 1 जुलाई। सेकेंड सेक्शन 2(1) बायर, 2(13), 2(10) प्राइस, 2(2)
2, 3, 2, 4 डॉक्यूमेंट्स, टाइटल ऑफ गुड्स। 2, 4 पे थे ना, 2, 5, 2, 6 फ्यूचर गुड्स, 2, 7, 2, 8 पेरिशेबल, 2, 9 नहीं 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 पेरिशेबल नहीं है, पेरिशेबल नहीं है। 2, 7 गुड्स है, 2, 8 2, 9 मर्केंटाइल है, 2, 8 बताओ इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट। 2, 9 मर्केंटाइल, 2, 10 प्राइस, 2, 11 प्रॉपर्टी, 2, 12 क्या क्वालिटी, 2, 13 2, 14 स्पेसिफिक गुड्स, 2, 14 2, 15 पावर, सेक्शन 3 पावर, सेक्शन 3 अगेन पावर, 4, 5, 6 existing or future goods, 7 perishable, yes, 8 before agreement to sale, 9 ascertainment of price, 10 valuation, 10 valuation, easy. 31 to 44, 31 to 44 performance of contract, नहीं बेटा, नहीं वो 36 है रूल्स। बताइए 31 ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर, 32 33 से 38 क्या है, 33 क्या है, 34 पार्ट डिलीवरी, 38 बता रही हूँ इंस्टॉलमेंट, ठीक है। 34 35 36 ये रूल कहाँ दे के रखा है, 37 रॉन्ग क्वांटिटी, 38 30 इंस्टॉलमेंट बराबर, ठीक है। अब 39 to 44 हम किसके घर जाएंगे, 39 वॉरियर कैरियर या वॉर फिंगर, 40 41 एग्जामिनेशन, 42 एक्सेप्टेंस, 43 रिजेक्ट करता है तो रिटर्न करने के लिए उसका ऑब्लाइज नहीं है, एंड 44 अगर इसने निग्लेक्ट करा है या रिफ्यूज करा है तो इसे इसकी लायबिलिटी होगी, उसको डैमेजेस देने पड़ेंगे। चलें 44 हो गया, चलिए। अनपेड सेलर 45 to 43 49 45 to 49 45 तो 46 में इसके राइट्स 47 बताओ, 49 टर्मिनेशन ऑफ लाइन, तो 48 क्या पार्ट डिलीवरी नहीं है बेटा, हाँ पार्ट डिलीवरी अच्छा, यू वर सेइंग इंस्टॉलमेंट्स, पार्ट डिलीवरी इंस्टॉलमेंट्स आर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अच्छा पार्ट डिलीवरी को अफेक्टिव डिलीवरी इसलिए नहीं बोलते, अफेक्टिव डिलीवरी मतलब वन टाइम पे पूरा की पूरा माल चले जाना। कौन सी बुक में है पार्ट डिलीवरी, मैंने पार्ट तुम्हारा आंसर में ये दे रही हूँ कि अफेक्टिव डिलीवरी को पार्ट डिलीवरी क्यों नहीं बोलते हैं, ये मेरा तुम्हारा क्वेश्चन था ना, इसी का आंसर दिया मैंने अभी। अफेक्टिव डिलीवरी मतलब डिलीवरी एट राइट टाइम राइट प्लेस विद अ होल लॉट ऑफ गुड्स, सारे के सारे लॉट गुड्स चल जाए, ठीक है। चलिए 55 सूट फॉर प्राइस, 56 नॉन एक्सेप्टेंस, 57 नॉन डिलीवरी, 61 स्पेशल है, क्या है, इंटरेस्ट ऑन डैमेजेस एंड स्पेशल डैमेजेस, 58 स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, 59 कॉन्ट्रैक्ट एंड रेपुटेशन किसमें है, 60
60 में रेपुडिएशन है, 60 में क्या है, रेपुडिएशन। चले क्या, चलो ट्रांसफर ऑफ टाइटल 27 से लेके 30, 27 से लेके 30, 27 पहले ओनर नहीं है, ओनर नहीं है। देखो तुमने याद किया बट वो कॉन्सेप्ट गलत है। पार्टनर ओनर होते हैं बेटा। अच्छा ओके। ये तुमने क्या लर्न किया है, निमोनिक नहीं है भाई। हाँ क्या, वापस बोलो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब ऐसे इंसान से ट्रांसफर हो रहा है टाइटल जो उसका ओनर नहीं है या जॉइंट ओनर नहीं है। फिर सेकेंड वाला बताओ। डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल मतलब रजिस्ट्री, पेपर, और डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल वारंटी तो दो अलग अलग कॉन्सेप्ट है। कंडीशन, सुनो, ये तुम चार चीजों को बहुत अब्रप्ट चार चीजों को मिक्स कर रहे हो। कंडीशन और वारंटी एक टर्म्स एंड कंडीशन का पार्ट होता है जब आप गुड्स लेते हो। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल मतलब जब आपने कुछ लिया तो उसका इनवॉइस, तुम फोन लेने गए उसका इनवॉइस, ठीक है। और इनवॉइस में वारंटी लिखी होती है ना कि ये पर्टिकुलर, जैसे तुम फोन लेने गए और तुमने फोन में एक इनवॉइस लिया, तो इनवॉइस के नीचे लिखी रहेगी ना कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे इतनी वारंटी हम देंगे, इतने ईयर्स की वारंटी होती है वो, ठीक है। चलें गाइस, गाइस चलें। 27 बताएं, नॉट द ओनर 28, जॉइंट ओनर 29, voidable contract, and 30 in possession after sale, in possession after sale। चलें अब मैं कुछ पोर्शन आंसर राइटिंग का बता दूं क्या। हाँ डिस्टेंस देखो, इधर आओ मेरे को बता क्या बोलना चाह रहे हो तुम। हो बहुत क्यूट है यार, जो ही बोलो। डिसेंट बेटा, डिसेंट। यार मेरे को ये बात तो किसको समझ नहीं आ रहा है ये डिसेंट लिखा हुआ। डिसेंट, डिसेंट मतलब डिसेंट मतलब डिसेंट लिखा है, बट आई कैन नॉट से कि इट्स अ गुड अटेम्प्ट। डिसेंट मतलब एवरेज अटेम्प्ट। बताओ। देखो ये तुमने लिखा, ठीक है, पूरा तुमने फैक्ट, इंड्यूसमेंट, एक्सप्लेनेशन। यस दिस इज कंसिडर्ड एज अ केस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन को समझाया कहाँ सेक्शन में, सेक्शन कहाँ है गाइस, सेक्शन कहाँ है। 18 नहीं है, उसके एक्सप्लेनेशंस नहीं है। अच्छा 18 का अफेक्ट कहाँ है, 19 में, वो भी नहीं लिखा। ठीक है, ये बहुत ही छोटा छोटा लिख दिया, तो ये प्रेजेंटेशन में ये इंप्रूवमेंट चाहिए। एक सेकंड देखना, हाँ चाहे ना गिर जाए। इधर अगेन सेक्शन नहीं है, ठीक है। एक्चुअल और अटेम्प्टेड तो ठीक है, बाकी ठीक है, मैंने लिखा ना डिसेंट अटेम्प्ट, गॉड ब्लेस, बाकी तो ठीक है इसमें। क्लास के बाद कर लें क्या अपन। दिस इज द लास्ट टाइम, लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू, सुधर जाओ। चलो गाइस, मेरे को प्रोवोक मत करो। चलो क्या बोलो, गूगल खोलो और देख लो। चलो
गाइस चलिए, एक्सक्लूजन ऑफ इम्प्लाइड टर्म्स एंड कंडीशंस। एक्सक्लूजन ऑफ किसका? आजान ऐसे करके देखेगा बट आगे कभी नहीं बैठेगा। चलिए, exclusion of implied terms and condition where any right, duty, liability would arise under a contract of sale by implication of law. By implication of law, it may be negatived or varied by express agreement or by the course of dealing between party or by usage if the usage is such as to bind both the parties to the contract. किसी को समझ आया? वेयर एनी राइट, ड्यूटी या लाइबिलिटी कहां से अराइज हो रही है? लॉ से। लॉ से अराइज हो रही है। हाँ, चलो मैं बताती हूं। देखो, मान लो लॉ के हिसाब से इंप्लाइड टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ी थी अपन ने। इंप्लाइड टर्म्स एंड कंडीशंस लॉ के हिसाब से पढ़ी थी। अब वो पर्टिकुलर लॉ के हिसाब से जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो एप्लीकेबल नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आप लोगों के। तो क्या कर सकते हो आप लोग? एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो उसको नेगेटिवेट करने के लिए। पहला, आप दोनों की डीलिंग में अगर वो इंप्लाइड टर्म्स एंड कंडीशन फिट नहीं होती तो भी उससे नेगेटिवेट हो सकती है। और बाय यूसेज मतलब वो ट्रेडिंग में क्या पैटर्न है। तो आप उसको नेगेटिवेट कर, हाँ, नेगेटिवेट कर सकते हो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप नेगेटिवेट कर सकते हो। मतलब बेसिकली जो लॉ बोल रहा है, लॉ को नेगेटिवेट करने के लिए एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना लो। तो हाँ, ऑफ कोर्स आप ऐसी कंडीशन नहीं डाल सकते जो वॉयलेटिव ऑफ द लॉ है, ये नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। अब जहां जहां भी रीजनेबल टाइम लिखा है, जहां जहां भी रीजनेबल टाइम लिखा है वो क्या है? व्हाट इज रीजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ, ये बस ये रट्टा मार लिया ना, ये लिखना है। रीजनेबल टाइम क्या है हर जगह? is a question of fact, depends upon the contract in each case, depends upon the facts and circumstances of contract in each case। ठीक है। चलो अब अपन ये करते हैं, what we'll do, मैं वेबसाइट खोलती हूँ एंड हम लोग, मैं आपको बताती हूँ कि आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, होल्ड ऑन। पढ़ाऊं? चले, अब तुम लोग को देखो, पहले मेरी बताओ मेरी स्क्रीन विजिबल है कि नहीं है? विजिबल है। चले, ये है सजेस्टेड आंसर्स फाउंडेशन एग्जामिनेशन ऑफ ICAI। ठीक है। चलो, तुम्हारा पेपर कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कंपल्सरी। 4 क्वेश्चंस, जो बाकी 5 में से कितने करने हैं? 4, मतलब टोटल कितने करने हैं? 5। क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 1 में कितने पार्ट? 3। ठीक है, मैं बना लेती हूं। चलिए, टोटल कितने आंसर्स करने हैं? 5। फर्स्ट वाला क्या है? इसके कितने पार्ट? कोई मेरे को पेपर बताएगा? हाँ। और बाकी कितने हो गए क्वेश्चन? 2 2, क्वेश्चन 2 3 4 5, क्वेश्चन 5।
अच्छा, मैं बताती हूँ क्या करना है। देखो, क्वेश्चन 1 नंबर कितने मार्क का आता है गाइस? क्वेश्चन 1 नंबर कितने मार्क का आता है? एक से मुझे ये देखना, तो 3 4 5 6 7, अच्छा हाँ 7। सुनो एक बार अपन बाइफरकेट कर रहे हैं ना बेटा, 2 मिनट रुको। क्वेश्चन 1 का ए पार्ट कितने नंबर का आता है? अरे क्वेश्चन 1 का ए पार्ट 7 नंबर का आता है ना। 7 मार्क्स, ठीक है। क्वेश्चन बी कितने नंबर का आता है? 7 और फिर 6, 14 + 6, ठीक है। तो ये कितने मार्क का हो गया? अब समझना। अब बाकी देखो, क्वेश्चन 2 के भी 3 पार्ट, ये भी 20। क्वेश्चन 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 + 6 20। चार क्वेश्चन 20 मार्क के, और ये 20 मार्क का, करेक्ट। हाँ वो तो 100 मार्क्स, 100 मार्क का पेपर होता है ना। ठीक है, सुनो अब ये जो चार क्वेश्चन है इसमें भी डिवाइड होता है, कभी 7 नंबर, कभी 6 नंबर, कभी 2 नंबर, ठीक है। कभी 7, कभी 6, कभी 2, कभी 7, कभी 6, कभी 2, कभी 4 भी है, 3 भी है। एक सेकेंड रुको, 2 नंबर का भी आया है, 3 नंबर का भी आया है, 4 नंबर का भी आया है, 5 नंबर का भी आया है। एक सेकंड रुको तो सही, मैं दिखाती हूँ एक बार, रुको। 2 नंबर, 4 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, और 6 नंबर का भी आया है, 7 नंबर का भी आया है। इसमें तो लास्ट वाले पेपर में 8 नंबर नहीं है, इस वाले पेपर में 8 नंबर है। 9 10, सुनो, 2 3 4 5 6 7 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। टोटल क्वेश्चन अपन अगर अपन मान ले, मैक्स सब क्वेश्चन के 3 3 पार्ट आते हैं, सब क्वेश्चन के 3 3 पार्ट आए मान लो, ठीक है। तो 3 ऊपर और 4, 4 3 12, ठीक है मैं समझ गई, चलो ठीक। अब करें समझना। पहले हम उल्टा चलते हैं, 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो ये है, देखो इस पेपर को अच्छी तरह से एनालिसिस करो। ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? सबसे पहला 7 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा सिचुएशन बेसिक की बेयर एक्ट है, नहीं नहीं, मैं ये समझना आने की तुम्हें कोशिश कर रही हूं कि सिचुएशन बेस में 7 7 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें कितना लिखना है, सिचुएशन बेस में 5 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, सिचुएशन बेस में 6 नंबर के क्वेश्चन में कितना लिखना है, और फिर उस हिसाब से हम बेयर एक्ट भी करेंगे। अब बना लो एक टेबल, टेबल बना लो। टेबल बनाओ, आंसर राइटिंग, टेबल बनाओ। लिखो पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ मार्क्स एंड स्ट्रैटेजी। पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ मार्क्स एंड स्ट्रैटेजी। पर्टिकुलर्स, नंबर ऑफ मार्क्स, स्ट्रैटेजी। हाँ, पर्टिकुलर्स में लिखो स्ट्रैटेजी, नंबर ऑफ मार्क्स में लिखो 7 नंबर
7 मार्क्स, 7 मार्क्स क्वेश्चन। पर्टिकुलर्स में लिखो सिचुएशन बेस्ड। ये है आईसीएए के सजेस्टेड आंसर, मतलब ये लोग इन सब ये पर्टिकुलर चीज को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब समझना मैं क्या कर रही हूँ, समझने की कोशिश करना जरा, लोगों को समझ आएगा कि कैसे समझते हैं। हम इस बार एग्जैक्ट कैलकुलेट करेंगे हमें कितना लिखना है, तुम्हें कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा। ये पूरा आंसर है जो आईसीएए ने सजेस्ट किया है। ये इतना आंसर है जो आईसीएए ने सजेस्ट किया। कितने नंबर के लिए? 7 नंबर के लिए। 7 नंबर के लिए भी कितना सिचुएशन बेस्ड में कितने वर्ड्स है? 309। 309 वर्ड्स, ठीक है। 309, वो देखो नीचे लिखा है उधर 309 वर्ड्स कोने पे, क्या है? 309, मतलब 300 वर्ड्स पर 7 नंबर का क्वेश्चन और सिचुएशन बेस्ड। 309 वर्ड्स तुम्हारी कॉपी के कितने होते हैं? 2 पेज, 2 पेज, 2 पेज। अपनी कॉपी निकालो। अरे बेटा, बेटा सुनो, सुनो एक बात, तुम्हारी कॉपी पेज कॉपी जैसी आती है? कितनी आती है? अरे हॉरिजॉन्टल आती है वर्टिकल आती है? पहले ऐसा बताओ। हॉरिजॉन्टल लंबी कॉपी आती है, हॉरिजॉन्टल आती है। क्या बात, साइज बताओ, अपनी कॉपी का साइज बताओ। ऐसी कॉपी आती है? ऐसी आती है? बेटा हॉरिजॉन्टली छोटा बोलते हैं उसको, वर्टिकली छोटा नहीं। ऐसा, ऐसी आती है? ये कॉपी आती है? तुम लोग ये नहीं बता पा रहे कॉपी कितनी आती है? बॉर्डर लाइन मेरे को बताओ। मेरे पास वैसे कॉपी है, मैं निकालती हूँ। आई गॉट इट कितनी आती है? लाइन से देखनी है, वेरी गुड, लाइन ही तो देखनी है। लाइन गिन के बताओ मेरे को। मेरे पास भी है, रुको 2 मिनट। 1 2 3 4 5 6, कितनी लाइन से बेटा? मेरे को गिन के बताओ। श्योर? 30 लाइनर कॉपी है ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 18 19 20 21 22 23 24 यही कॉपी आती है, यही कॉपी आती है। ये 30 लाइनर कॉपी है, ये कॉपी आती है, ठीक है। अब तुम अपने वो निकालो। अजान, तुम लोगों के टेस्ट दिए तुम लोगों ने, वो टेस्ट निकालो और टेस्ट में एक पेज में पढ़ो कितने वर्ड्स लिखे। एवरेज वर्ड्स गिनो 1 2 3 4 फटाफट वर्ड्स। अरे लेटर नहीं गिनना है, वर्ड्स गिनना है।
अभय धीरे। पढ़ो। द मोमेंट यू गाइज आर नॉट एबल टू रीड, क्या बोला है मैंने, वर्ड काउंट करो। तुम्हारा कहाँ है? सुनो, सबका अलग अलग रहेगा बेटा, इसलिए मैं करवा रही हूँ। आई एम नॉट बेवकूफ जो मैं करवा नहीं रही हूँ, सबका अलग वर्ड। तुम आजान जितना लिखता है तुम उतना लिखते हो क्या बेटा? मैंने अभी कॉपी दी ना तुम्हें। बेटा मेरे को एवरेज चाहिए, तुम एक पेज में कितना लिखते हो? 129 अब है, 132, 140, आजान 130, 125, 170, तनु की राइटिंग छोटी है, 162, हरिओम 150। बताओ हैदर, तुमने लिखा नहीं है। यश, दीप, सुनो अब अंडरस्टैंड करो, अंडरस्टैंड करो। हमें 300 वर्ड, 120, 103, 3 ना, हाँ। आजान को लिखने दो एक बार। तुमने कभी ऐसा नहीं किया होगा ना? आजान कितना हुआ? ठीक है, सुनना, सुनो एक बात, सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नहीं बताएगा ये। 7 मार्क्स में सिचुएशन बेस्ड में ICAI एक्सेप्ट कर रहा है 300 वर्ड्स। जो तुम्हारा जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो 300 वर्ड्स एक्सेप्ट कर रही है। तुम्हारी कॉपी में एक पेज में कितने आ रहे हैं? तो तुम्हें कितना लिखने, कितने पेज लिखने हैं? 2.5 पेज। लिखो अपनी स्ट्रैटेजी में, ये सिर्फ महक की स्ट्रैटेजी है। आजान तुम लिखोगे 2 पेज, चाली तुम लिखोगे 2.5, तुम लिखोगे 2.5, तुम हैदर तुम लिखोगे 3। ठीक है, लिखिए अपनी स्ट्रैटेजी में, माय कॉपी 2 पेजेस, जो भी रिस्पेक्टिव पेजेस आ रहे हैं, माय कॉपी 2 पेजेस, ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो ICAI एक्सेप्ट 300 वर्ड, ICAI एक्सेप्ट, ब्रैकेट में लिखो उधर ही, ICAI एक्सेप्ट 300 वर्ड्स, ICAI एक्सेप्ट 300 वर्ड्स। श्रेया तुम कितने पेज लिखोगी? 2 पेजेस। तनु तुम 2 लिखोगी। ठीक है, अब समझ आया 7 नंबर में कितना लिखना है, कितने वर्ड को टारगेट करना है। ये था 7 मार्क सिचुएशन बेस्ड। ठीक है गाइस, सेटिंग ऑनलाइन, एनी प्रॉब्लम? हाँ बेटा अभी एक एक करके तो चलूंगी ना मैं। चले, क्लियर है? किसी को कोई डाउट? क्या लिखना है 7 नंबर में बताऊंगी। पहला क्वेश्चन है कितना लिखना है, पहला क्वेश्चन क्या है, कितना लिखना है। नेक्स्ट पे अपन आएंगे क्या लिखेंगे, 7 नंबर में क्या क्या लिखेंगे, 2 में क्या लिखेंगे, 3 में क्या लिखेंगे, 4 में क्या लिखेंगे। ठीक है, अब चलो, अब मैं बता रही हूं 7 मार्क्स सिचुएशन बेस्ड, सॉरी बेयरैक बेस्ड। चलिए देखिए 7 मार्क्स बी वाला,
क्या नहीं पूछेंगे? पूछा है, देखो 7 नंबर में ये लिखा है, प्रोमिसरी नोट पेबल एट अ सर्टेन पीरियड आफ्टर साइट must be presented to the maker thereof for payment under which scenarios presented for payment is not necessary। ये पूरा बेयर एक्ट है, स्ट्रेट बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के सेक्शंस है, मैं तुम्हें बता रही हूँ। ये देखो, ये रहा बेयर एक्ट एज पर 76, स्ट्रेट बेयर एक्ट है। ठीक है, अब लिखो पहला क्या लिखा नीचे, ऊपर नीचे लिखो बेयर एक्ट बेस्ड या स्लैश डायरेक्ट क्वेश्चंस, स्लैश डायरेक्ट क्वेश्चंस। कितने नंबर? अब मैं देखो कॉपी कर रही हूं इसको, अब समझना, तुम्हें समझ आएगा हाउ टू सी कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना। बेटा तभी तो मैं तुम्हें बेयर एक्ट का कीवर्ड्स लर्न करवाती हूं। अब देखो इसके वर्ड्स करीबन 250, मतलब एवरेज तुम्हें किस में फ्लोट करोगे? 250 से 300 में तुम 7 नंबर कंप्लीट करोगे। मतलब तुम्हारी कॉपी के 2-2 2.5 पेज और हैदर का 3 पेज। ठीक है, लिख लो सेम फ्लोट करो 250 से 300 वर्ड्स के बीच में, फ्लोट बिटवीन 250 टू 300 वर्ड्स। और अपनी कॉपी के, तुम्हारा कॉपी में कितने पेज आए थे, कितने वर्ड्स आए थे एक पेज में? तो एवरेज तुम्हें 2.5 पेज लिखना है, एवरेज 240 टू 2.5 पेज में तुम कंप्लीट कर सकते हो। मतलब इस कॉपी का जो मैंने तुम्हें वो उसका फ्रंट पेज, बैक पेज और नेक्स्ट का आधा पेज। ठीक है, लिख लो स्ट्रैटेजी और लिख भी लो ICAI एक्सेप्ट्स 250 टू 300 वर्ड्स। ICAI एक्सेप्ट्स 250 टू 300 वर्ड्स, 300 वर्ड्स और अपनी कॉपी का रिस्पेक्टिव पेज। जैसे तुम 180 लिख रहे हो तो तुम 2 पेज में रैप अप करोगे। ठीक है, अजान 2 पेज में रैप अप करेगा। अब समझ आया 7 नंबर के सिचुएशन और बेयर एक्ट बेस में कितना लिखना है अपने राइटिंग के हिसाब से। देखो हैदर वही लिख रहा है 3 पेज में, महक कंप्लीट करिए 2 पेज में, राइट? आजान कंप्लीट कर लेगा 1.5 पेज में। इसलिए मैं बोल रही थी अपनी अपनी कॉपी के वर्ड काउंट करो, क्योंकि तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे राइटिंग में कितनी स्पेसिंग की जरूरत है, तुम्हारा राइटिंग स्टाइल क्या है। बट एवरेज 2 पेज सबका आ रहा है। ठीक है, अब चलो, अब अपन किसको टारगेट करेंगे? 6। चलें 6 करें, लिख लो 6 बेयर एक्ट बेस्ड, लिखो 6 बेयर एक्ट बेस्ड। लिखिए पहले 6 बेयर एक्ट बेस्ड लिख लीजिए, फिर मैं बताती हूं कितना। तुम बोल रहे थे ना सेक्शन पढ़ना जरूरी है कि नहीं जरूरी है? सजेस्टेड आंसर में देख लो, एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं दिखेगा जिसमें ICAI ने सेक्शन नहीं कोट करा है। बिल्कुल मिलता है। सेक्शन केस लॉ एग्जाम्पल के मार्क्स हैं। इफ आई एम सेइंग यू प्लीज ट्रस्ट मी, केस लॉ लिखोगे तुम दूसरों से एज लोगे, सेक्शन लिखोगे तुम दूसरों से एज लोगे। हाँ, केस लॉस के लिए मैं ऑलरेडी कंपाइलेशन बना रही हूँ दूसरी बैच के साथ, प्रॉपर एक टैबलो फॉर्मेट में कंपाइलेशन बन रहा है मेरा। हाँ हाँ करा दूंगी, डोंट वरी। अब देखो 6 नंबर बेयर एक्ट बेस, 50 वर्ड कम हो गए, 200 वर्ड में कंप्लीट कर दिया है ICAI ने। कितने वर्ड में कंप्लीट किया है? अब ये देखो सुनो, इसमें समझना, प्लीज समझो इधर। ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा है जिसमें पूछा है कि 69 और उसके एक्सेप्शंस बताओ। क्या इसमें उन्होंने सेक्शन नहीं लिखा? लिखा। क्या इसमें उन लोगों ने इंडिया पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं लिखा, जो मैं बोलती हूँ पूरा एक्ट लिखो पूरा एक्ट लिखो? क्या इन्होंने पॉइंटर्स नहीं लिखे? क्या एक्सेप्शंस को बोल्ड नहीं किया, हेडिंग नहीं बनाई? यही है, बहुत सिंपल है लॉ, तुम्हें बस प्रेजेंट करना आना चाहिए। देखो इन्होंने एक्सेप्शंस पे हेडिंग बनाई, पॉइंटर लिखे, असेंशियल्स लिखे, सेक्शन भी लिखा, एक्ट का नाम भी लिखा। मान लो अगर तुम इसके साथ एक रेलेवेंट केस लॉ जोड़ देते हो तो क्या तुमको ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेंगे क्या? लिखो 200 वर्ड्स, लिखिए 200 वर्ड्स, फ्लोट बिटवीन 200 वर्ड्स और अपनी कॉपी का डालो ICAI लिख भी देना, ICAI एक्सेप्ट्स 200 वर्ड्स, ICAI एक्सेप्ट्स 200 वर्ड्स, ICAI एक्सेप्ट्स 200 वर्ड्स।
अब तुम देखो, बेयर एक्ट में क्या लिखोगे, सेक्शन लिखोगे, एक्ट का नाम लिखोगे, केस लॉ रेलेवेंट डालोगे, एग्जाम्पल डालोगे, तो तुम्हें मार्क्स क्यों नहीं देगा यार कोई बंदा? 100% देगा। इट डिपेंड्स अपॉन तुम लिखते क्या हो। तुम अपनी भाषा में कुछ ना कुछ लिख रहे हो तो वो नहीं मानेंगे। एंड माइंड यू, योर कॉम्पिटिशन इज नॉट ओनली द स्टूडेंट सिटिंग इन इंदौर, योर कॉम्पिटिशन इज दिल्लीइट्स एंड मुंबई वाले लोग जो ऑलरेडी बहुत प्रोफेशनल पढ़ते हैं। आई कैन टेल यू, क्योंकि जब मेरा लॉ दिल्ली से हुआ था, मुझे पता है दिल्ली और इंदौर के कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है। वो ऑलरेडी तुमसे 10 गुना ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से एक आंसर्स लिखते हैं। तो तुम्हारा कंपटीशन इंदौर के लोग नहीं है, तुम्हारा कंपटीशन बाहर के लोग हैं जो ऑलरेडी प्रोफेशनल तरीके से पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें उन्हें बीट करना है, तुम्हें इधर क्लास में नहीं बीट करना है, तुम्हें तो उन्हें बीट करना है ताकि तुम रडार पे आ पाओ। और वो सब लिखेंगे, मैं बोल रही हूँ वो सब लिखेंगे, क्योंकि मेरे नोट्स वहीं के हैं। जहां से मैंने पढ़ा है वो वहीं से पढ़ा है, जहां पे सब लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब 6 नंबर, अगेन सिचुएशन बेस्ड। 6 नंबर सिचुएशन बेस्ड। सिचुएशन बेस्ड लिखिए। सिक्स मार्क्स सिचुएशन बेस्ड। अब ये देखो, कोई मेरे को देखो, अब सुनो, इट एंड ये एक की कॉपी है जिसकी आई थिंक रवीना तुम्हारी कॉपी है, पैराग्राफिंग करी है तुमने। डिफरेंस में जरा देखो, केशव तुमने तो टैब टेबल बनाया है, तुमने पैराग्राफिंग करी है, तुमने पैराग्राफिंग करी है, राइट? किस किसने डिफरेंस में पैराग्राफिंग करी है? अब ये देखो, सीरियल नंबर, बेसिस, डिसोल्यूशन पार्टनरशिप, ऐसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, बट तुम्हारे पैराग्राफ में वो बेसिस पता होना चाहिए। हरिओम, तुमने उस दिन बेसिस नहीं लिखा था, मैंने तुम्हें बोला था बेसिस, किस बेसिस पे तुम डिफरेंस कर रहे हो, राइट? इस तरीके से महक तुम मार्क कर लो उधर, दैट इफ यू कैन मेक अ टेबल, रादर टू मेक अ टेबल बेटर। बट तुम केशव का आंसर देखो, एक बार देखो, उसका बहुत क्लीन दिख रहा है। हो सकता है तुमने बेटर लिखा हो, प्रेजेंटेशन में वो तुमसे बेटर है। तुम्हें यही छोटे छोटे पॉइंट पकड़ने हैं। अगर तुमने ये छोटे छोटे पॉइंट पकड़ लिए तुम्हें बिल्कुल आ जाएगा। कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है सीए क्लियर करना, कोई रॉकेट नहीं साइंस है। अभी भी 50,000, 60,000, 1 लाख सीएस है हमारे मार्केट में, तो दे वुड हैव सर्टेनली क्लियर द एग्जाम, राइट? कोई ऐसा तो नहीं है कि क्लियर नहीं करे होंगे, ऐसे ही बैठ गए। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, इट इज जस्ट कि तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए। लिखिए सिचुएशन बेस में, अगेन फ्लोट बिटवीन 195 to 200 वर्ड्स, फ्लोट बिटवीन 195 to 200 words, 195 to 200 words। और अपने अपनी कॉपी का पेज लिख लो, तुम्हारी कॉपी का पेज क्या होगा महक? 132 एक में है, तो 195 200 वर्ड्स तुम मान के चलो, वही 2 पेज में। मतलब देखो 7 नंबर 6 नंबर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तुम अगर 1.75 में कंप्लीट कर रहे हो वो 6 नंबर है, तुम 2 में कंप्लीट कर रहे हो वो 7 नंबर है। ठीक है, इजी। चलिए 5 नंबर सिचुएशन बेस्ड, 5 सिचुएशन बेस्ड। बट मुझे आई एम जस्ट सीइंग कि 5 में सिचुएशन आती भी है कि नहीं आती है, और कैसी आती है। वैसे आती है, 3 नंबर में भी आती है, 2 नंबर में भी देखी है मैंने सिचुएशन बेस्ड। मैं वही देख रही हूँ, डोंट वरी, देख रही हूँ। देखो हर क्वेश्चन में उन्होंने सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, एवरी क्वेश्चन दे हैव रिटन सेक्शन, एवरी क्वेश्चन। मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं देखा जहां पर उन्होंने सेक्शन ना लिखा हो। बस इसमें तड़का कैसे लगा सकते हो, केस लॉज, एग्जाम्पल्स, और क्या लिखोगे? लिखोगे तो यही ना। मेरे को ये बात समझ आई है, 20 मार्क का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, 7 6 5 2 ऐसा भी हो सकता है, 2 3 ऐसा भी हो सकता है, 2 3 4 भी हो सकता है।
तो तुम बस वर्ड्स को पकड़ लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम अभी 4 नंबर पे है ना कि 5 नंबर पे हैं? देखो, तुम्हारे पेपर में 5 नंबर में एक क्वेश्चन आया है जो डायरेक्ट है, सिचुएशन वाला नहीं है। तुम्हारे वाले पेपर में ये इससे प्रीवियस पेपर है। क्या? किस? सुनो, ये इमेजिनेटिव फियर और इमेजिनेटिव, तुम्हारा ये इमेजिनेशन है, किस बेसिस पे बोल रहे हो? ऐसे तो कुछ भी आ सकता है, ऐसे मत बोलो। यू शुड, दिस शुड नॉट बी द अप्रोच शुड बी कि अगर आया तो कितना लिखेंगे। तुम, अरे यार, तुम्हारा अगर ये बेस रेडी है तो क्या तुम कितना भी क्वेश्चन, एग्जैक्टली वही बात है कि बस बेस रेडी कर लो, फिर कुछ भी आ जाए हम निपट लेंगे इस तरीके से। हाँ, ये क्रैक नहीं कर सकते आप। और किस लेवल पे क्वेश्चन आएगा वो भी क्रैक नहीं कर सकते। 4 नंबर का क्वेश्चन भी सिचुएशन पे आया हुआ है। हाँ, 2 मिनट रुको, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ कि कितना लिखना है। मैं 5 नंबर में तुम्हें बता रही हूँ, वेट करो। 1 सेकेंड रुको तो सही, मुझे 4 नंबर जज करने दो एक बार, मेरे को 2 मिनट मेरी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने दो। सुनो, सुनो भैया, 5 नंबर का सिचुएशन बेस लिखो, 180 वर्ड्स। हाँ, नहीं, ये वाला 4 नंबर का क्वेश्चन है जिन्होंने इसमें 200 वर्ड लिखे हैं, मैं बता रही हूँ, करो। 5 नंबर का ही लिखना है, 180 to 200 वर्ड्स लिखो। 180 to 200 वर्ड, सेम। लिखिए, और सेम विथ इसका बेयरैक बेस भी लिख लेना। सेम विथ इसका बेयरैक बेस भी सेम, बेयरैक बेस भी सेम। बेयरैक बेस भी सेम। 4 मार्क्स, 1 फ्लोट बिटवीन 150 to 190 वर्ड्स। 4 मार्क में सिचुएशन बेस्ड या बेयरैक बेस, फ्लोट बिटवीन 150 to 180 वर्ड्स। फ्लोट बिटवीन 150 to 180 वर्ड्स। मतलब मोटा मोटा तुम्हें अभी तक तो सब में 2 पेज लिखने ही हैं। वन फिफ्टी टू 180 वर्ड्स में फ्लोट करना है। हाँ, सेम। अब 150 180 वर्ड्स कितना होगा? 1.5 पेज। तुम्हारा 1 पेज भी हो जाएगा। हाँ, यस, 150 to 180 वर्ड्स। सेकेंड लिखिए, कितने नंबर में पहुंच गए? 4 तो हो गया ना। 3 नंबर में लिखो दोनों, 130 to 150 वर्ड्स, सेम। 150 to 180 वर्ड्स। 3 नंबर में 130 वर्ड्स, 120 to 130 वर्ड्स के बीच में फ्लोट करके क्लोज कर देना। और 2 नंबर में 100 to 120 वर्ड्स। 2 नंबर में 100 to 120 वर्ड्स। बताएं, अब मुझे बताओ कि क्या क्लैरिटी है क्या? सेम।
अरे बेटा क्या लिखना है वो तो मैं बताऊंगी, वो नेक्स्ट स्टेप है। कितना लिखना है पहले ये देखो, क्या लिखना है। 7 नंबर में क्या क्या लिखोगे, 6 में क्या लिखोगे, 5 में क्या लिखोगे, 2 में कितना लिखोगे, सब बताऊंगी। 100 वर्ड्स मतलब आधा पेज, मतलब 0.75 पेज, 0.75 पेज, 0.75, 0.75 पेज। ये बात बताओ महक मेरे को, 0.75 पेज। ठीक है, 2 मार्क क्वेश्चन। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नंबर का तो आएगा नहीं, और इससे बढ़ गया तो 2.5 पेज कर देना। बट क्लैरिटी हो गई है कि कितने पेज में क्लोज करना है, क्लैरिटी हो गई कितने पेज में क्लोज करना है। बताएं, इजी, कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं पर भी कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, अब क्या लिखना है, क्या लिखना है, सिचुएशन बेस में लिखिए। सिचुएशन बेस्ड हेडिंग डालिए, क्या लिखना है इन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस। व्हाट टू राइट इन सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, 7 नंबर। क्या क्या लिखना ही है तब। यस, बेयर एक्ट, बेयर एक्ट में कॉलन लगा के लिखो, बेयर एक्ट में कॉलन लगा के लिखो, सेक्शन प्लस एक्ट नेम, सेक्शन प्लस एक्ट नेम, सेक्शन प्लस एक्ट नेम, सेक्शन प्लस एक्ट नेम, असेंशियल्स, असेंशियल्स, बेरा के नीचे नेक्स्ट हेडिंग आएगी असेंशियल्स, असेंशियल्स हेडिंग चेंज हो जाएगी, असेंशियल्स, एग्जाम्पल ऑफ द सेक्शन, मतलब अगर फ्रॉड समझा रहे हो तो फ्रॉड का एग्जाम्पल लिखना। हाँ प्रोफेशनल कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते, ABCD लिखना है। प्लीज नोट, ब्रैकेट में डाल दीजिए, प्लीज नोट इन एग्जाम्पल डोंट यूज एनी पर्सनल नेम्स, प्लीज डोंट यूज एनी पर्सनल नेम, प्लीज डोंट यूज एनी पर्सनल नेम। चलें, एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल के बाद, एक सेकेंड ना, एग्जाम्पल के बाद लिखिए, मैं हेडिंग की नाम बता रही हूँ तो मैं रुको। बेटा आ रहा है, आ रहा है, वो आ रहा है। अब सुनो, सुनो, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉड की सिचुएशन है और फ्रॉड को प्रूव करना है। क्या? नहीं नहीं बेटा रुको रुको, अगर फ्रॉड की सिचुएशन है और फ्रॉड को प्रूव करना है और उसमें फ्रॉड प्रूव हो गया, फ्रॉड प्रूव हो गया तो तुम लिखोगे फ्रॉड क्राइटेरिया मेट, और अगर फ्रॉड प्रूव नहीं हुआ तो हेडिंग क्या डालोगे, फ्रॉड क्राइटेरिया नॉट मेट, और कॉलन लगा दोगे, क्राइटेरिया नॉट मेट।
मतलब ब्रैकेट में लिखो लिंकिंग फैक्ट विथ लॉ, लिंकिंग फैक्ट विथ लॉ, लिखे लिंकिंग फैक्ट विथ लॉ, लिंकिंग फैक्ट विथ लॉ, लिंकिंग फैक्ट विथ लॉ। मतलब फैक्ट भी लिखोगे, फैक्ट को ये भी बताओगे कि फ्रॉड है कि नहीं है, फ्रॉड है तो कैसे है, फ्रॉड नहीं है तो कैसे है। समझ आ गया, समझ आ गया। लीगल आउटकम, लीगल आउटकम, लीगल आउटकम एंड कंक्लूजन, लीगल आउटकम एंड कंक्लूजन, लीगल आउटकम एंड, लीगल आउटकम एंड, हाँ बता दो ना, लीगल आउटकम एंड कंक्लूजन। लीगल आउटकम के कंक्लूजन के ऊपर और लीगल आउटकम के नीचे लिखो रेफर्ड और रेलेवेंट केस लॉ। ये कंक्लूजन के जस्ट ऊपर आएगा। कंक्लूजन कोई बात नहीं, ऐसे एरो बना के लिख दो बेटा, तुम एक तो मैं कर देती हूँ। अच्छा वो बेयर एक्ट सेक्शन एक्ट नेम फर्स्ट, सेकेंड असेंशियल, थर्ड एग्जाम्पल, प्लीज डोंट यूज एनी पर्सनल नेम, फोर्थ क्राइटेरिया मेट लिंकिंग फैक्ट विथ लॉ। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। 5 में आ जाएगा रेलेवेंट स्लैश रेफर्ड केस लॉ। ये लो रेलेवेंट एंड रेफर्ड केस लॉ। ये कितने नंबर का क्वेश्चन हो गया? कौन सा क्वेश्चन है? कौन सा क्वेश्चन है? ठीक है, इजी इजी। अब लिखो सेम बेयर एक्ट बेस 7 नंबर। बेयर एक्ट बेस 7 नंबर। पहला क्या लिखोगे? प्रोविजन, बेयर एक्ट, वही बेयर एक्ट में क्या क्या लिखोगे? सेक्शन और एक्ट का नाम लिखोगे। क्या लिखोगे? लिखो नहीं होगा, इतनी हेडिंग डालोगे तो नहीं होगा, इतनी हेडिंग डालोगे तो नहीं होगा। हाँ तो होगा ही नहीं, 1.5 पेज में हो ही नहीं सकता इतनी हेडिंग डालोगे तो। नहीं, शॉर्ट में कंप्लीट नहीं करना है बेटा, पूरा बताना है उन्हें। आई नो उन्हें पता है, तुमको पता है कि उन्हें पता है, बट तुम्हें उन्हें बताना है कि तुम्हें पता है। रेलेवेंट है बट प्रेजेंटेशन नहीं होगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा। चलो क्या लिखा? बेयर एक्ट लिखा, जिसमें क्या लिंक किया? मान लो उन्होंने बताया बोले एक्सेप्शन, तो एक्सेप्शन की हेडिंग डालोगे। मान लो उन्हें बोले एसेंशियल, तो एसेंशियल की हेडिंग डालोगे। मान लो उन्हें बोला कि सिचुएशन बताओ, तो सिचुएशन की हेडिंग डालोगे। जो बोलेंगे उसकी एक सेपरेट हेडिंग डालोगे। लिख लो, सेपरेट हेडिंग नीड्स टू बी मेड as per the question demands. Separate heading needs to be made as per the question demand. Separate heading needs to be made as per the question demands. Like exception, essentials. बट पूरा क्वेश्चन कितने में कंप्लीट कर दोगे? 2 पेज में। अगर उन्हें राइट्स बोले क्या, कोई बात नहीं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट्स अगर बोले
तो राइट एक पैरा में नहीं घुसाओगे, पॉइंटर डालोगे, हेडिंग डालोगे, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ बायर एंड सेलर। राइट्स ऑफ सेलर आर एज फॉलोज। क्या नहीं, मैं तुम्हें बता रही हूं कि अगर उनने राइट्स एंड ड्यूटी पूछी तो हेडिंग क्या बनाओगे, वो पैराग्राफ में मिलाओगे नहीं, ऊपर अलग से बताओगे कि ये मेरी अलग से हेडिंग है। क्या बताओगे, मेरी अलग से हेडिंग है, और नीचे लास्ट लिखो द कंक्लूडिंग नोट इन 2 लाइन्स। हाँ तो क्या है, क्योंकि बेटा वो लोग वो पूछेंगे जिसमें कंटेंट ऑलरेडी ज्यादा होगा तुम्हारे पास। वो बोलेंगे राइट्स एंड ड्यूटी ऑफ बायर, एक्सप्लेन सेलर एंड बायर एंड राइट्स एंड ड्यूटीज। तो सेलर बायर एक्सप्लेन करोगे, उनकी राइट्स एक्सप्लेन करोगे, ड्यूटी एक्सप्लेन करोगे, 2 पेज हो जाएंगे। एंड कंक्लूडिंग नोट 3 लाइन्स। कंक्लूडिंग नोट 3 लाइन्स। कंक्लूडिंग नोट 3 लाइन्स। 3 लाइन्स जैसे क्या लिखोगे, एज डिस्कस्ड अबाउ the rights and duties of seller and buyer are divided into various perspectives and this is mentioned under Sales of Goods Act 1930। कंक्लूडिंग जो लिखा उसको कंक्लूड कर दिया, नीचे लिख दिया, ठीक है। नहीं 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 नहीं, नो नो गाइस, अब मेरे को बताओ कोई भी एक सेक्शन बताओ, मेरे को कोई भी एक सजेस्टेड आंसर बताओ जिसमें उन्होंने सेक्शन नहीं मेंशन करा है। ऐसा कोई क्वेश्चन मिला जिसमें एक्ट नेम मेंशन नहीं करा, ऐसा कोई क्वेश्चन मिला? अब इसमें तुम तड़का क्या लगाओगे? मैंने तुम्हें क्या बोला आते से, तुम्हारा परफेक्ट है, तुमने एग्जाम्पल केस लॉ कर दिया, तुम रैंक होल्डर हो जाओगी। तुम्हारी एज यही है, क्योंकि ये जो काम है वो 100 में से 10% करेगा और वही 10% में तुम्हें आना है। द मोमेंट तुम इससे ऊपर एक एज क्रिएट कर रही हो, यू आर अ रैंक होल्डर। यू हैव ऑल्सो वेरी हाई पॉसिबिलिटी ऑफ बिकमिंग अ रैंक होल्डर। तुम में भी, मतलब कुछ जो लोग हैं ना जिनको बिल्कुल बेंचमार्क पे आ गए इधर और उनको यहां से छलांग लगानी है। कुछ लोग यहाँ पे आ चुके हैं, जैसे महक, श्रेया, तनु, रवीना इज ऑल्सो एट दैट पाथ ओनली। यू हैव द कैलिबर टू डू इट। तुम अगर इस जोन पे आ गए और तुमने तड़का लगा दिया तो तुम रैंक होल्डर हो। यू हैव ऑल्सो अ वेरी गुड कैलिबर। और जो लोग इस बेंचमार्क पे भी ट्राई कर रहे हैं आने का, पहले वो इस बेंचमार्क में आओ, उसके बाद केस लॉ और एग्जाम्पल लिखो, तुम्हारा ऑटोमेटिक बेंचमार्क बढ़ जाएगा। देन यार देखो, मेरे को एक बात बताओ, सी फाउंडेशन में मान लो 100 बच्चे क्लियर हुए, जो 100 पे जो 1 पे वो दोनों क्लियर हुआ, दोनों क्लियर हुआ ना। 100 और 1 में डिफरेंस क्या होता है? ये एज पॉइंट्स, ये ऐसे पॉइंट्स जो फर्स्ट नंबर वाला थोड़ी ज्यादा मेहनत करके लिख लेता है, 100 वाला भी पास तो होता है बट उसको एज मिलती है, इसलिए वो रैंक होल्डर होता है। मेरे को आई डिड नॉट एक्सपेक्टेड कि मेरे को सीएस में रैंक लगेगी, बट मैंने सारे एज पॉइंट्स कवर करे थे, सारे एज पॉइंट्स कवर। मैं कोई ऐसा जरिया नहीं छोड़ा था कि कोई एज पॉइंट कवर ना हो, ठीक है, समझ गए? अब बचा 6 मार्कर 4 3 2 1 4 3 2 कल हम लोग करेंगे। और एक बात और, कितना टाइम इन्वेस्ट करना है, कितना टाइम एक 7 नंबर पे इन्वेस्ट करना है, 4 नंबर पे? अभी तुम लोग मुझे क्या बोलते हो, मैम 15 मिनट, कैन यू अफोर्ड 15 मिनट्स फॉर एन आंसर? महक तुम कितनी देर में लिखती हो? 1, ठीक है, गुड। तुम्हारी स्पीड क्या है? 10 मिनट्स में हो जाता। तनु, केशव 10 मिनट्स, चाली 10 मिनट, अजान स्पीड कम करो, हरिओम स्पीड कम, यश देखो, जिनकी स्पीड मैं आज बता देती हूं, जिनकी स्पीड एक क्वेश्चन की लिखने की है 10 मिनट, 8 से 10 मिनट के बीच में कंप्लीट कर पा रहे हो, वो पेपर कंप्लीट कर लोगे चाहे कितने भी क्वेश्चन आ जाए। अब मुझे बताओ 3 घंटे में 10 मिनट के कितने क्वेश्चन लिख सकते हो? 10 मिनट में एक क्वेश्चन लिखा तो कितने क्वेश्चन लिख लिया? कितने लिख लिया? 18। अरे आधे घंटे में 3 तो 1 घंटे में 6 तो 6 3 जा 18, 18 क्वेश्चन।
एक पेपर तो 18 क्वेश्चन ही आते ना तुम्हारे, करीबन 14-15 में क्लोज होने लग जाते हैं ना। तो अब सुनो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए बेटा। 7 नंबर का क्वेश्चन मैक्सिमम 12 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। 20 मिनट तो बहुत ज्यादा है, एक क्वेश्चन को तुम 20 मिनट दे रहे हो, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। सुनना अब, अगर तुमने एवरेज, समझना एवरेज 2 घंटा 45 मिनट में 15 क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर 12 मिनट की स्पीड है, एवरेज मान रही हूँ, कुछ 2 नंबर वाले 8 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, 7 नंबर वाले 12 मिनट में कंप्लीट हो जाएंगे, तो एवरेज फिक्स होगा। लास्ट की जो 15 मिनट होते हैं ना, उसमें शांति से अपना पेपर देखो, कोई सेक्शन तो मिस नहीं कर दिया, एग्जाम्पल में लाइन तो नहीं खींची, किसी में एग्जाम्पल तो नहीं मिस हो गया, किसी में केस लॉ का नाम तो नहीं भूल गए, किसी में एसेंशियल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई और एसेंशियल याद नहीं आ रहा था मेरे को उस टाइम पे, अब याद आ गया हो। अगर कोई बंदा एवरेज 10 से 12 मिनट में सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहा है, तो सीए का पेपर क्लियर होगा, और प्लस 10 मिनट भी बचेगा चेक करने के लिए। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी सीएस की। सेम टाइप के क्वेश्चंस आते थे मेरे को, मैं 10 से 12 मिनट में क्लोज कर देती थी, कुछ भी हो जाए, कुछ 8 मिनट, कुछ 12 मिनट, कुछ 8 मिनट, कुछ 12 मिनट, मेरे पास वॉच रहती थी, 12 मिनट हो गए, क्लोज करना ही है, अब क्लोज करो, छोड़ो। बट कम तुम्हें अपनी राइट, अब देखो तुम अभी तुमने लिखना शुरू किया है, इससे पहले तुम लिखते नहीं थे, ये बात मुझे समझ आ गई है। पीपल, महक तो लिखती थी शायद, बट जो लोग बिल्कुल बेंचमार्क पे अब आ रहे हैं वो लिखते नहीं थे, तो तुम्हारी राइटिंग स्पीड ही नहीं है। इन लोगों की 10 मिनट 12 मिनट इसलिए क्योंकि लोग लिखते हैं, तो ढंग का नहीं लिखा था ना, सेक्शन नहीं लिखे, एक्ट नहीं। तुम्हें वॉच अलाउड रहती है, राइट? तुम्हें देखना है, अच्छा फॉर एग्जाम्पल 12 बजे पेपर है, 12 से 12 में मेरे को 7 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट करना है। द मोमेंट 12 बज गए, 12 से 12 10 हो गया, ठीक है, तुम्हें पता है कि मेरे पास 2 मिनट है इस क्वेश्चन को जीरो करने के लिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, तुम्हें 10-10 मिनट का रडार लेना ही पड़ेगा अपने क्वेश्चंस के लिए। एंड द मोमेंट, तब जब तुम 15 मिनट लास्ट के बचेंगे, तो शांति से अपनी कॉपी को फ्लिप थ्रू करो, कोई असेंशियल रह गया, कोई सेक्शन रह गया, कोई एक्ट रह गया, कोई बेयर एक्ट का नाम रह गया, कोई ईयर रह गया, कोई असेंशियल में प्रॉब्लम आ गई, कोई अंडरलाइनिंग रह गई, तो ही तो मार्क्स मिलेंगे ना, ठीक है। we'll continue this tomorrow. If tomorrow nahi, तो I will have a separate session with you guys for continuing this. Thank you so much. Thank you everyone for joining in live. Thank you. समझ गए?